नमस्कार बच्चों, आज हम पर्वत प्रदेश में पावस नामक कविता को आज यहाँ हम देखेंगे। उसकी व्याख्या के विषय में जानेंगे कि प्रसिद्ध छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत की कविता पर्वत प्रदेश में पावस प्रकृति सौंदर्य की झलक प्रस्तुत करती है। इस कविता में पर्वतीय क्षेत्र में वर्षा के दृश्य और उसके प्रभाव का मनोहारी चित्रण किया गया है। ये दृश्य जादू के खेल की भांति पल पल में परिवर्तित हो रहा है। तो आज हम इसके विषय में जानेंगे कि पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दृग सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार। तो यहाँ कवि क्या कहते हैं कि पावस ऋतु थी, वर्षा ऋतु का आगमन हुआ है और पर्वत प्रदेश है, जहाँ की पर्वत की श्रृंखला है, वहाँ वर्षा ऋतु का आगमन हुआ है। तो क्या हो रहा है, वहाँ पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, यहाँ पर जो हर पल हर क्षण जो प्रकृति में जो बदलाव आ रहा है उसके विषय में यहाँ बताया गया है कि मेखलाकार पर्वत अपार। मेखलाकार क्या है, ये करधनी के आकार का जो पहाड़ है उसकी जो ढाल है पर्वत की, अपार मतलब असंख्य विशाल, उसके विषय में बताया है कि अपने सहस्त्र दृग सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार। जो पर्वत है उसके ऊपर विभिन्न प्रकार के जो पुष्प हैं, हजारों पुष्प रूपी आँखें, दृग दृग मीन्स नेत्र, सुमन पुष्प, तो हजारों पुष्प रूपी जो आँखें हैं उनसे वो अपने आप को अवलोक रहा है, देख रहा है। नीचे जल में निज महाकार, नीचे जो जल है, तालाब जो जल से भरा हुआ है उसमें अपने विशाल काय स्वरूप को निहार रहा है। तो जो दृग सुमन है, दृग सुमन इसमें रूपक अलंकार है। और पर्वत प्रदेश में यहाँ पर ये अनुप्रास अलंकार है, पल पल और बार बार। पल पल जब एक वो जो वर्ड है दो बार आता है उसमें योजक चिन्ह लगा रहता है तो वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। और दर्पण सा, दर्पण इसमें बताया कि दर्पण जो मिरर है, मिरर का काम जो करता है उसमें वो अपने आप को निहार रहा है, तो उसमें वो उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। जिसके चरणों में पलाताल, दर्पण सा फैला है विशाल। यहाँ दर्पण आ गया, तो यहाँ पर जो उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है कि वो अपने आप को उस दर्पण में, तालाब रूपी दर्पण में अपने आप को निहार रहा है, जो कि उसके चरणों में, उसके जो नीचे पर्वत की जो श्रृंखला है उसके नीचे वो तालाब पानी से भर गया है, उसमें वह उस दर्पण में अपने आप को निहार रहा है। तो यहाँ उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। गिरि का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्जर। तो यहाँ पर गिर क्या होता है, पर्वत होता है। पर्वत का गौरव, जो पर्वत की गौरव उसकी प्रतिष्ठा का गुणगान कर रहे हैं कौन, झरने, झरने झरझर करके जो बह रहे हैं और उसकी प्रतिष्ठा का गुणगान कर रहे हैं। मद में नस नस उत्तेजित कर, और उनकी जो रग रग में जो मस्ती है भरी हुई है, उसमें एक जो उत्साह है झरनों में, उसके कारण ही वो पर्वत की प्रतिष्ठा का गुणगान कर रहे हैं। मोती की लड़ियों से सुंदर, यहाँ जो झरने हैं जो बह रहे हैं उनको मोती की लड़ियों की तरह बताया गया है। तो यहाँ भी एक उपमा अलंकार का उदाहरण दिया गया है। यहाँ पर झरते हैं झाग भरे निर्झर, मतलब जो झरने हैं वो मानो मोतियों की
लड़ियों की तरह लग रहे हैं और इनके स्वरों में नस नस में उत्तेजना भर जाती है और ये पहाड़ों पर बहने वाले झाग से भरे झरने सुंदर प्रतीत होते हैं। गिर के उर से उठ कर, गिरवर के उर से उठ कर मतलब गिरवर क्या है, ये पर्वत, पहाड़ के उर मतलब हृदय से उठ कर, उच्च आकांक्षाओं से तरवर, जो तरवर क्या है, ये वृक्ष हैं, ये अपने मन में ऊंची आकांक्षा लिए हुए हैं। जिस तरह की एक मानव होता है, मनुष्य होता है, उसके मन में ऊंची आकांक्षा होती है, वो कुछ ऊंचा पाना चाहता है। तो इस तरह जो बड़े पेड़ हैं उनको इस तरह का यहाँ एक मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है झांक रहे नीरव नभ पर, नीरव मौन होकर के, नीरव मीन्स मौन, मौन होकर के आकाश की ओर, अनिमेष मतलब एक टकी लगा करके, अटल सदा रहने वाला, सदा बना रहने वाला, एक मन में जो विश्वास है अटूट है और उनके मन में एक चिंता भी है, उनके मन में वो चिंता लिए हुए हैं, चिंता में मग्न है क्योंकि वो भी ऊपर उठना चाहते हैं। एक मानवीकरण अलंकार का प्रयोग करते हुए यहाँ पर बताया गया है। नीरव नव, नीरव नव जो है यहाँ पर, यहाँ अनुप्रास नावर्ण की आवृत्ति हुई है तो यहाँ अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। और वैसे तो सभी में ये मानवीकरण अलंकार का तो प्रयोग हुआ ही है। उड़ गया अचानक लोभ उदर, ये तीसरा पार्ट है हमारा। फड़का अपार पारद के पर, रब शेष रह गए हैं निर्झर है, टूट पड़ा भूं पर अंबर, धस गए धरा में सभे साल। उड़ गया अचानक लोभ उदर, जैसे कि पर्वत प्रदेश है, पर्वत की जो श्रृंखला है और उस पर वर्षा ऋतु का आना, तेज घनघोर बारिश हो रही है, तो कैसा प्रतीत हो रहा है कि अचानक लोभ उदर, उड़ गया अचानक लोभ उदर, मतलब जो पर्वत है वो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो उड़ गया है फड़का अपार पारद के पर। और जो अपार, अपार में अंश क्या होता है, अधिक, अपार बहुत अधिक, पारद के पर पारे के समान सफ़ेद चमकीले पंख लगा करके पर्वत उड़ गया है। बादल के पंख लगा करके, पारद पारद होता है बारिद मतलब बादल के पंख, ये पारद होता है बादल के पर मीन्स लगा करके, पंख लगा करके। रब शेष रह गए हैं निर्जर, और क्या हो रहा है, केवल जो झरनों की जो आवाज़ है वही केवल शेष रह गई है और पर्वत बिल्कुल भी वहाँ दिखाई नहीं दे रहे। तो ऐसा आभास हो रहा है कि पर्वत उड़ गया है टूट पड़ा भूं पर अंबर, और तेज वर्षा होने के कारण क्या प्रतीत हो रहा है कि जो आकाश है वो धरती पर आ गिरा है। टूट पड़ा भूं, भूं मतलब पृथ्वी पर, आकाश टूट पड़ा है। धस गए धरा में सभे साल, तेज वर्षा होने के कारण और क्या हो रहा है, वहाँ क्या बदलाव आया है कि जो साल के जो वृक्ष हैं वो धरती में सभय, भय के साथ नीचे धरती में धस गए हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। उठ रहा धुआं जल गया ताल, तेज वर्षा होने के कारण और क्या हो रहा है कि तालाब में जब जल की बूंदें गिर रही हैं तो वहाँ भी जो अंधेरा छाया हुआ है और ऐसा लग रहा है कि तालाब जल गया है, जल गया तालाब जल गया है और उसमें धुआं उठ रहा है। यूँ जलद यान में विचर विचर, जो बादल रूपी जो यान है, जलदयान मतलब बादल रूपी जो यान है, इसमें घूम घूम कर, विचर विचर मतलब घूम घूम कर, कौन, इंद्रदेव, इंद्रदेव जो कि जल के देवता हैं, वो इंद्रजाल अपनी जो अद्भुत जो खेल है उसका नज़ारा दिखा रहे हैं, वो खेल खेल रहे हैं बादल रूपी यान में बैठ कर के, घूम घूम कर वो अपना इंद्रजाल फैला रहे हैं। तो यहाँ पर ये इसकी व्याख्या को आपने देखा और साथ ही साथ शब्दों के अर्थों को भी देखा, आपको इजीली ये समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद। नमस्कार बच्चों, आज हम पर्वत प्रदेश में पावस
नामक कविता को आज यहाँ हम देखेंगे, उसकी व्याख्या के विषय में जानेंगे कि प्रसिद्ध छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत की कविता पर्वत प्रदेश में पावस प्रकृति सौंदर्य की झलक प्रस्तुत करती है। इस कविता में पर्वतीय क्षेत्र में वर्षा के दृश्य और उसके प्रभाव का मनोहारी चित्रण किया गया है। ये दृश्य जादू के खेल की भांति पल पल में परिवर्तित हो रहा है। तो आज हम इसके विषय में जानेंगे कि पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दृग सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार। तो यहाँ कवि क्या कहते हैं कि पावस ऋतु थी, वर्षा ऋतु का आगमन हुआ है और पर्वत प्रदेश है, जहाँ की पर्वत की श्रृंखला है, वहाँ वर्षा ऋतु का आगमन हुआ है। तो क्या हो रहा है वहाँ, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, यहाँ पर जो हर पल हर क्षण जो प्रकृति में जो बदलाव आ रहा है उसके विषय में यहाँ बताया गया है कि मेखलाकार पर्वत अपार। मेखलाकार क्या है, ये करधनी के आकार का जो पहाड़ है उसकी जो ढाल है पर्वत की, अपार मतलब असंख्य विशाल, उसके विषय में बताया है कि अपने सहस्त्र दृग सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार। जो पर्वत है उसके ऊपर विभिन्न प्रकार के जो पुष्प हैं, हजारों पुष्प रूपी आँखें, दृग, दृग मीन्स नेत्र, सुमन पुष्प, तो हजारों पुष्प रूपी जो आँखें हैं उनसे वो अपने आप को अवलोक रहा है, देख रहा है। नीचे जल में निज महाकार, नीचे जो जल है, तालाब जो जल से भरा हुआ है उसमें अपने विशाल काय स्वरूप को निहार रहा है। तो जो दृग सुमन है, दृग सुमन इसमें रूपक अलंकार है। और पर्वत प्रदेश में यहाँ पर ये अनुप्रास अलंकार है, पल पल और बार बार। पल पल जब एक वो जो वर्ड है दो बार आता है उसमें योजक चिन्ह लगा रहता है तो वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। और दर्पण सा, दर्पण इसमें बताया कि दर्पण जो मिरर है, मिरर का काम जो करता है उसमें वो अपने आप को निहार रहा है, तो उसमें वो उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। जिसके चरणों में पलाताल, दर्पण सा फैला है विशाल। यहाँ दर्पण आ गया, तो यहाँ पर जो उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है कि वो अपने आप को उस दर्पण में, तालाब रूपी दर्पण में अपने आप को निहार रहा है, जो कि उसके चरणों में, उसके जो नीचे पर्वत की जो श्रृंखला है उसके नीचे वो तालाब पानी से भर गया है, उसमें वह उस दर्पण में अपने आप को निहार रहा है। तो यहाँ उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। गिरि का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्जर। तो यहाँ पर गिर क्या होता है, पर्वत होता है। पर्वत का गौरव, जो पर्वत की गौरव उसकी प्रतिष्ठा का गुणगान कर रहे हैं कौन, झरने, झरने झरझर करके जो बह रहे हैं और उसकी प्रतिष्ठा का गुणगान कर रहे हैं। मद में नस नस उत्तेजित कर, और उनकी जो रग रग में जो मस्ती है भरी हुई है, उसमें एक जो उत्साह है झरनों में, उसके कारण ही वो पर्वत की प्रतिष्ठा का गुणगान कर रहे हैं। मोती की लड़ियों से सुंदर, यहाँ जो झरने हैं जो बह रहे हैं उनको मोती की लड़ियों की तरह बताया गया है। तो यहाँ भी एक उपमा अलंकार का उदाहरण दिया गया है। यहाँ पर झरते हैं झाग भरे निर्झर, मतलब जो झरने हैं वो मानो मोतियों की लड़ियों की तरह लग रहे हैं और इनके स्वरों में नस नस में उत्तेजना भर जाती है, और ये पहाड़ों पर बहने वाले झाग से भरे झरने सुंदर प्रतीत होते हैं।
गिर के उर से उठ उठ कर, गिरवर के उर से उठ उठ कर, मतलब गिरवर क्या है, ये पर्वत, पहाड़ के उर मतलब हृदय से उठ उठ कर, उच्च आकांक्षाओं से तरवर, जो तरवर क्या है, ये वृक्ष हैं, ये अपने मन में ऊंची आकांक्षा लिए हुए हैं। जिस तरह की एक मानव होता है, मनुष्य होता है, उसके मन में ऊंची आकांक्षा होती है, वो कुछ ऊंचा पाना चाहता है। तो इस तरह जो बड़े पेड़ हैं उनको इस तरह का यहाँ एक मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है झांक रहे नीरव नभ पर, नीरव मौन होकर के, नीरव मीन्स मौन, मौन होकर के आकाश की ओर, अनिमेष मतलब एक टकी लगा करके, अटल सदा रहने वाला, सदा बना रहने वाला, एक मन में जो विश्वास है अटूट है, और उनके मन में एक चिंता भी है, उनके मन में वो चिंता लिए हुए हैं, चिंता में मग्न हैं, क्योंकि वो भी ऊपर उठना चाहते हैं। एक मानवीकरण अलंकार का प्रयोग करते हुए यहाँ पर बताया गया है। नीरव नव, नीरव नव जो है यहाँ पर, यहाँ अनुप्रास नावर्ण की आवृत्ति हुई है, तो यहाँ अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। और वैसे तो सभी में ये मानवीकरण अलंकार का तो प्रयोग हुआ ही है। उड़ गया अचानक लोभ उदर, ये तीसरा पार्ट है हमारा। फड़का अपार पारद के पर, रब शेष रह गए हैं निर्झर है, टूट पड़ा भूं पर अंबर, धस गए धरा में सवे साल। उड़ गया अचानक लोभ उदर, जैसे कि पर्वत प्रदेश है, पर्वत की जो श्रृंखला है, और उस पर वर्षा ऋतु का आना, तेज घनघोर बारिश हो रही है, तो कैसा प्रतीत हो रहा है कि अचानक लोभ उदर, उड़ गया अचानक लोभ उदर, मतलब जो पर्वत है वो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो उड़ गया है, फड़का अपार पारद के पर। और जो अपार, अपार में क्या होता है, अधिक, अपार बहुत अधिक, पारद के पर पारे के समान सफ़ेद चमकीले पंख लगा करके पर्वत उड़ गया है, बादल के पंख लगा करके। पारद होता है बारिद, मतलब बादल के पंख, ये पारद होता है बादल के पर मीन्स लगा करके, पंख लगा करके। रब शेष रह गए हैं निर्जर, और क्या हो रहा है, केवल जो झरनों की जो आवाज़ है वही केवल शेष रह गई है, और पर्वत बिल्कुल भी वहाँ दिखाई नहीं दे रहे। तो ऐसा आभास हो रहा है कि पर्वत उड़ गया है टूट पड़ा भूं पर अंबर, और तेज वर्षा होने के कारण क्या प्रतीत हो रहा है कि जो आकाश है वो धरती पर आ गिरा है। टूट पड़ा भूं मतलब पृथ्वी पर आकाश टूट पड़ा है। धस गए धरा में सवे साल, तेज वर्षा होने के कारण और क्या हो रहा है, वहाँ क्या बदलाव आया है कि जो साल के जो वृक्ष हैं वो धरती में सभय भय के साथ नीचे धरती में धस गए हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। उठ रहा धुआं जल गया ताल, तेज वर्षा होने के कारण और क्या हो रहा है कि तालाब में जब जल की बूंदें गिर रही हैं तो वहाँ भी जो अंधेरा छाया हुआ है, और ऐसा लग रहा है कि तालाब जल गया है, जल गया तालाब जल गया है, और उसमें धुआं उठ रहा है। यूँ जलद यान में विचर विचर, जो बादल रूपी जो यान है, जलद यान मतलब बादल रूपी जो यान है, इसमें घूम घूम कर, विचर विचर मतलब घूम घूम कर, कौन, इंद्रदेव जो कि जल के देवता हैं, वो इंद्रजाल अपनी जो अद्भुत जो खेल है उसका नज़ारा दिखा रहे हैं, वो खेल खेल रहे हैं बादल रूपी यान में बैठ कर के, घूम घूम कर वो अपना इंद्रजाल फैला रहे हैं। तो यहाँ पर ये इसकी व्याख्या को आपने देखा, और साथ ही साथ शब्दों के अर्थों को भी देखा, आपको इजीली ये समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।